दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो पर्यावरण की तीसरी वीडियो सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं संक्रमिका तथा कोर प्रभाव को। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संक्रमिका यानी कि इकोटोन किसे कहते हैं और कोर प्रभाव क्या होता है। ठीक है, चलिए इकोटोन के बारे में समझते हैं कि संक्रमिका एक्चुअल में होती क्या है। ठीक ना, देखिए संक्रमिका का मतलब होता है संक्रमण का क्षेत्र। संक्रमण का क्षेत्र किसके किसके बीच संक्रमण का क्षेत्र? दो या दो से अधिक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र जो होता है उसे इकोटोन या संक्रमिका कहा जाता है। समुदाय समझ गए हैं, जैसे समुदाय किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक ही स्थान पे अलग अलग प्रजातियों की जनसंख्या है तो उसे कहते हैं समुदाय। और दो या दो से अधिक समुदायों के संक्रमण यानी मिलने वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमिका यानी कि इकोटोन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि घास स्थल है और वन स्थल दोनों जहाँ पे मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? संक्रमिका या इकोटोन कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं आगे की इकोटोन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, संक्रमिका की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसे अनुमान लगाइए कि जहाँ पर दो चीज़ें मिलती होंगी वहाँ पर क्या क्या खास बातें होंगी। पहली बात कि जहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण हो रहा है, जहाँ पे संक्रमण हो रहा है वहाँ पे जातियों की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा होने की वजह से वो हमेशा कैसा क्षेत्र होता है? तनाव का क्षेत्र बना रहता है। ठीक ना, और इकोटोन में कुछ ऐसे प्रजाति भी पाए जाते हैं, इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये इकोटोन बन रहा है, जैसे मान लीजिए कैसे बन रहा है, इधर मान लीजिए ये समुद्र है और इधर मान लीजिए कोई स्थल है। तो यहाँ पे जो इकोटोन बन रहा है तो इस इकोटोन में कुछ ऐसे जीव पाए जाएंगे जो समुद्र के जीवों से पूर्णतः भिन्न होंगे, या कुछ ऐसे जीव पाए जाएंगे जो स्तर पर पाए जाने वाले जीवों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक ना, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इकोटोन बहुत छोटे क्षेत्र में भी बन सकता है और बहुत बड़े क्षेत्र में भी बन सकता है। जैसे चारागाह और जंगल के बीच का क्षेत्र बहुत छोटा होगा उसके बीच में बन सकता है, या फिर बहुत बड़े क्षेत्र जंगल और रेगिस्तान के बीच के क्षेत्र में भी बन सकता है आपका इकोटोन। ठीक है, तो इकोटोन तो क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। जरा एक चित्र के माध्यम से इकोटोन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए इधर क्या है? एक स्थलीय पारितंत्र है, ठीक, और इधर क्या है? एक जलीय पारितंत्र है। इसको कहते हैं पारितंत्र फर्स्ट है और ये पारितंत्र सेकंड है। अब दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं इस वाले एरिए पे इसे संक्रमण या इकोटोन पारितंत्र कहेंगे। ठीक ना, यहाँ की भूमि दलदल होगी, यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु भी अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया बनता है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र, उसे कहते हैं इकोटोन या फिर संक्रमण का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग कवर कर लेते हैं कोर प्रभाव क्या होता है। कौन सा प्रभाव? कोर प्रभाव किसे कहते हैं, यानी कि एज इफेक्ट क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, कोर प्रभाव सामान्यतः एक ऐसी अवधारणा है, कोर प्रभाव सामान्यतः एक ऐसी अवधारणा है जहां दो पारतंत्र आपस में मिलते हैं तो एक विशाल विविधता पाई जाती है। ये कोई जगह नहीं होती कोर प्रभाव, बस ये जानिए कि उस जगह की स्पेशल कंडीशन को बताया जा रहा है। कोर प्रभाव का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए जहाँ पे दो क्षेत्र मिल रहे हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये बन रहा है। फिर से बनाते हैं हम इसको, जरा समझिएगा। मान लीजिए एक क्षेत्र ये बना, ठीक है, और एक क्षेत्र ये बन रहा है, दोनों यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया हो गया ये आपका इकोटोन हो गया, यानी संक्रमण क्षेत्र हो गया। यहाँ पे जो कंडीशंस होगी वो इससे और इससे अलग होती है, इसी को कहते हैं कोर प्रभाव। ठीक है, कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे कोर प्रभाव कंडीशन बनती है। जैसे देखिए, नदी के किनारे घास का मैदान है तो कोर प्रभाव की कंडीशन है। जहाँ पर्वत और घाटी मिलते हैं, जंगलों के अंतिम बिंदु का मतलब समझ रहे, जैसे मान लीजिए ये जंगल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से घास का मैदान शुरू हो सकता है, या फिर समुद्र शुरू, कुछ भी शुरू हो सकता है, रेगिस्तान शुरू हो सकता है। ठीक ना,
तो इस जंगलों के अंतिम बिंदु पर भी यानी कि इस वाले एरिए पर भी इकोटोन बनता है। जहाँ एस्चुअरी समुद्र से मिलती है, तो बता दिया गया जहाँ एस्चुअरी समुद्र से मिलती है वहाँ पर भी इकोटोन का फॉर्मेशन होता है। और इकोटोन का फॉर्मेशन जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पर प्रजातियों की संख्या बढ़ जाती है, विविधता बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको कोर प्रभाव कहते हैं। विविधताओं का बढ़ना ही क्या कहलाता है? कोर प्रभाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक? जिसे समझ एक चित्र द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक क्षेत्र है और यहाँ पे ये दूसरा क्षेत्र है। यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ पाई जाती? देखो रेड कलर की एक, रेड कलर की ये, फिर ब्लू कलर, फिर ब्लैक कलर, यानी 3 प्रजातियाँ पाई जा रही हैं। इधर भी 3 प्रजातियाँ, तीनों अलग अलग प्रकार की पाई जा रही हैं, ठीक ना। लेकिन जो इकोटोन बना है बीच वाले में, जो कोर प्रभाव जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ वाले एरिए पर प्रजातियाँ जरा देखिए कितनी प्रजातियाँ बन गई हैं। यहाँ वाले एरिए पर 9 प्रजातियाँ बन रही हैं। कितनी? 9 प्रजातियाँ आ जा रही हैं। तो यहाँ पे तनाव का भी क्षेत्र हो जाएगा और विविधता भी अधिक पाई जाएगी। इसी को कहते हैं कोर प्रभाव। यानी कि जहाँ पे संक्रमण एरिया बनेगा, जहाँ पे इकोटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे कोर प्रभाव भी डेवलप होता है, ठीक ना। और कोर प्रभाव में विविधता अधिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाले टर्म में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बायोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोम एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, बायोम किसे कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है यहाँ पे। अभी हम इसको सही करते हैं कि बायोम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 सेकेंड का समय लगेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोर प्रभाव तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग बायोम भी पढ़ चुके हैं। बायोम हमको पढ़ना है, ठीक ना। देखिए बायोम किसे कहते हैं ये समझिएगा। पहली बात तो ये जानिएगा कि जहाँ पे जैविक और अजैविक पर्यावरण का मिलन होता है, यानी कि जैविक और अजैविक पर्यावरण को मिलाकर क्या बनता है? बायोम बनता है। क्या बनता है? बायोम बनता है। देखिए बायोम के बारे में एक विशेषता है कि बायोम पौधों और प्राणियों का एक समुदाय होता है। ऐसा नहीं केवल प्राणी होंगे, पौधे भी होंगे और प्राणियाँ भी होंगी। पौधे और प्राणियों का समूह होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे पृथ्वी पर पेड़ पौधे जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? आपके बायोम कहलाते। जो तंत्र बनते हैं आगे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, जो तंत्र बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। जैसे इसको कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण के लिए थोड़ा सा एक पेज देखिए। उदाहरण में क्या हमको देखना है? बायोम को हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं कि बायोम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए पहले एक बायोम का नाम है मरुस्थलीय बायोम। कौन सा बायोम? मरुस्थलीय बायोम। यहाँ की कंडीशन क्या होती है? जलवायु कैसी होती है? अत्यधिक गर्म होती है। जलवायु अत्यधिक गर्म होती है दिन में, और रातें कैसी होती है? ठंडी होती है। वर्षा बहुत कम होती है, ठीक ना। यहाँ की मृदा कैसी होती है? पादप एवं अपघटक की कमी होती है। इसमें पौधों की कमी पाई जाती है। मरुस्थल है तो भाई पेड़ पौधे कम पाए जाएंगे, लेकिन खनिज में समृद्ध होता है। खनिज मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में तो नहीं मिलते लेकिन मिलते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे पादप, कौन कौन से पादप पाए जाएंगे, कौन कौन से प्राणी पाए जाएंगे, ये जानना जरूरी है कि मरुस्थलीय बायोम में कौन कौन से पादप होते हैं, कौन कौन से आपके जंतु पाए जाएंगे। देखिए पादप का मतलब ये है कि पादप विहीन एरिया भी हो सकता है, या कांटेदार युक्त कैक्टाई वृक्ष हो सकते हैं। कैक्टाई पेड़ हो सकते हैं जिनकी पत्तियां नुकीली होती है। गुच्छेदार घासें हो सकती हैं, कुछ झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, ठीक ना। प्राणी कौन कौन से पाए जाएंगे? सांप, छिपकली, छोटे कीड़े पाए जाते हैं, छोटे पक्षी पाए जाते हैं, और ऊँट भी पाए जाते हैं। गजल्स, एंटीलोप, ये याद रखिए, गजल्स, एंटीलोप, छोटी लोमड़ी, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मान लीजिए टुंड्रा बायोम है। कौन सा बायोम है? टुंड्रा बायोम है। तो टुंड्रा बायोम में बहुत ठंडी पड़ती है। आपको पता है उत्तरी अक्षांश में पड़ता है टुंड्रा बायोम, बहुत ठंडी होती है। यहाँ पे कठोर और लंबी शीत ऋतु पाई जाती है। गर्मी का मौसम बहुत ही कम होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से पादप पाए जाते हैं? घास पाई जाती है, जंगली फूल पाए जाते हैं, मांस एक प्रकार का फर्न जैसा होता है मांस, और छोटे छोटे वृक्ष यानी छोटे छोटे शाक पाए जाते हैं। यहाँ पे प्राणियों में कौन कौन से प्राणी? जैसे देखिए
एक मस्क होता है, एक ऑक्सिन और एक रोटेंडन्स। ये याद रखिएगा, रोटेंडन्स क्या होता है, ध्रुवीय भालू। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कौन सा, मान लीजिए एक हम लोग और बायोम देखने की कोशिश करते हैं। वो बायोम है घास स्थल का बायोम। घास स्थल का बायोम, घास स्थल के बायोम में देखिए शीत ऋतु में ठंडा होगा, गर्मी ऋतु में गर्म होगा। एवरेज बारिश होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ऊपरी मृदा जो है पोषक युक्त होती है और इसमें छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। कुछ पेड़ भी होते हैं जो जल के नज़दीक होते हैं, ठीक ना। अमेरिकी घास के मैदान में प्रेयरी कुत्ते पाए जाते हैं, लोमड़ी और स्तनधारी सांप, कीड़े और कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। इसी तरह से इसमें घास स्थल में हाथी, शेर, जेब्रा, जिराफ आदि पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पर्णपाती वन बायोम। पर्णपाती वन बायोम, पर्णपाती वन बायोम की खासियत क्या है कि यहाँ पे अपेक्षाकृत गर्मी होती है। बारिश जो होती है 76 से 128 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक ना। यहाँ पे ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनकी लकड़ी क्या होती है, कठोर होती है। जैसे लकड़ी क्या होती है, कठोर होती है। जैसे ओक हो गया, क्या हो गया आपका, ओक हो गया, बीचेज हो गया, ठीक ना, ये सब पाए जाते हैं। और इसमें जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं, भेड़िया, हिरण, भालू एवं छोटे स्तनधारी की कई प्रजातियां, साथ ही उभयचर पाए जाते हैं, सांप और कीड़े भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद टैगा प्रदेश आता है। टैगा प्रदेश में देखिए अत्यधिक शीत ऋतु पाई जाती है, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। वर्षा जो होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे फर एवं दूसरे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ जंतुओं में रोटेंडन्स, लिनकस, कैरबी, भालू, भेड़िया और ये सब ग्लोसू हेयर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे चलिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम क्या होता है। हाँ, इसको याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम जैव मंडल का सबसे विविधता वाला प्रदेश होता है। जैव मंडल का सबसे विविधता वाला प्रदेश होता है क्योंकि ये विषुवत वृत्त के नज़दीक है। जैसे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ये नज़दीक वाला एरिया होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पे बारिश भी अधिक होती है, गर्मी भी अधिक रहती है, सूर्य की रोशनी भी तेज आती है। गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा विविधता इसी में पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे आर्किड का वृक्ष, कई पेड़ों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक ना। यहाँ पे अपेक्षाकृत कीड़ों, सरीसृप जानवरों, उभयचर प्राणियों की बहुलता होती है। छोटे बड़े स्तनधारी भी पाए जाते हैं, हाथी और रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम लोगों ने इस वीडियो सीरीज में कवर कर लिया है। जैवमंडल पिछले वीडियो सीरीज में हो गया था, इसमें हम लोग कवर कर लिए हैं कोर प्रभाव, ठीक है, और इकोटोन यानी संक्रमिका यानी संक्रमण का क्षेत्र, और बायोम के बारे में एक छोटा सा अध्ययन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।